मेकर्स फॉर्मूला। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स का, हाउ टू ऑब्टेन लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो जैसा कि नाम मालूम पड़ रहा है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, यानी कि ये एक ऐसा फॉर्मूला होगा जिसकी मदद से मैं अपने हिसाब से अपनी डिजायर्ड फोकल लेंथ का लेंस डेवलप कर पाऊं। सो लेट अस सी हियर, इट इज ए फॉर्मूला फॉर डिजाइनिंग, है ना, इट इज ए फॉर्मूला फॉर डिजाइनिंग द लेंसेज ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ। ये वर्ड याद रखना, अपने हिसाब से अपनी फोकल लेंथ मुझे डिसाइड करनी है। वो लेंस अगर मुझे ऑब्टेन करना है तो मुझे लेंस मेकर फॉर्मूला की हेल्प यूज करनी पड़ेगी। नाउ यूजिंग सुटेबल रिफ्रैक्टिव मटेरियल, इसका मतलब जो हमको मटेरियल गिवन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है N1, N2, ऐसे मटेरियल से मुझे एक लेंस डेवलप करना है अपनी फोकल लेंथ का, जो मैं चाहता हूं वो फोकल लेंथ का मुझे डेवलप करना है। एंड सुटेबल रेडियाई ऑफ कर्वेचर। सुटेबल रेडियाई ऑफ कर्वेचर का मतलब ये है कि सपोज मुझे ग्लास गिवन है ना, ग्लास, क्राउन ग्लास, यू नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.52। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे मिल चुका है, ग्लास मुझे मिल चुका है। अब मैं चाह रहा हूं कि इस रिफ्रैक्टिव मटेरियल का जो ये मटेरियल मिला है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है, मैं उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को किस तरीके से मॉडिफाई करूं कि जो मुझे फोकल लेंथ चाहिए वो आ जाए। सो लेंस मेकर फॉर्मूला इज ए एक्सप्रेशन विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, ये मुझे चाहिए, n is what? The refractive index of the material given to you. R1 and R2 are the radii of curvatures of that lens. आपको पता है लेंस में दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये है, तो इस सरफेस के लिए, इस वाली सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, इस वाली सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये काफी लेंसेज के दो रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स होते हैं, दो फोकस होते हैं, ये आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब आज जो हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो लेंस मेकर फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए आई हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ दोज व्हाट आई हैव रेड इन द लास्ट लेक्चर्स। दैट मींस सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो हमको एक्सप्रेशंस मिले थे वो मैं यूज करूंगा और लेंस मेकर फॉर्मूला की तरफ बढ़ूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करें, पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम जब पढ़ रहे थे, सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसमें भी हमारे पास में कुछ ना कुछ अजम्पशंस हम हमेशा लेके चले हैं। यहां पर भी हमारे पास में वही अजम्पशंस हैं, मोटे तौर पे देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले स्मॉल अपर्चर, हमें पता है स्मॉल अपर्चर का मतलब क्या है। स्मॉल अपर्चर का मतलब है कि मैं चाह रहा हूं कि मेरी रेस कैसी हो, पर एक्सियल रेस होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे जो अपर्चर चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए। अपर्चर लेंस के केस में कैसा होता है, ये अगर मेरे पास में लेंस है तो इनके बीच में ये जो पार्ट होगा, जैसे कि अगर ये लेंस है तो इसके बीच में ये जो सर्कल बन रहा है ना, ये सर्कल बन रहा है, उसका डायामीटर अच्छे से देखो, ये है लेंस, ये लेंस है, ये लेंस है, तो यहां इनका जो जॉइनिंग पार्ट होगा, अब ये मैं 2 डायमेंशन में दिखा रहा हूं, 3 डायमेंशन में क्या होगा, इस तरीके का। तो इसके बीच में यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है अपर्चर। ये बात क्लियर हुआ। इस तरीके का आपके पास में एक सर्कुलर लेंस है, दोनों तरफ से ऐसे उभरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। अगर इस तरीके का होता है तो हमारा होता है कॉनकेव। ऑलराइट, तो ये जो पार्ट है ये एक सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। तो इस तरीके का अगर मैंने यूं बनाया है, इसको आप ऐसे समझिए, अगर मैंने यूं रखा है तो ये जो पार्ट बन रहा है दैट इज द अपर्चर फॉर अ लेंस। सो द अपर्चर शुड बी स्मॉल। ऑलराइट, अपर्चर को छोटा होना चाहिए। सेकंड, पर एक्सियल रेस होनी चाहिए, जिसका मतलब है आई, आर और जितने भी एंगल्स हमने कंसीडर किए हैं वो सारे बहुत छोटे होंगे।
थर्ड, द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट साइज, ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट साइज ले रहे हैं और प्रिंसिपल एक्सिस पे रख रहे हैं फॉर आवर सिंप्लिसिटी। देन द लेंथ शुड बी थिन। व्हाई इट शुड बी थिन? बिकॉज सो दैट, आपको जैसा मैंने बताया था लेंस में दो पोल्स होते हैं, एक पोल यहां है, दूसरा पोल यहां है। ये जो पोल है वो इस वाले रिफ्रैक्टिव सरफेस का है, ये जो पोल है वो इस रिफ्रैक्टिव सरफेस का होगा। ये दोनों पोल जो है उनकी जो ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या कहलाता है? लेंस का जो जॉइनिंग पार्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। अगर आप ये दोनों लेंस को ज्वाइन करो तो प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर मिल रही है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ऑप्टिकल सेंटर के बहुत पास में है, क्योंकि मैं जितनी भी डिस्टेंस लेता हूं ऑब्जेक्ट की वो ऑप्टिकल सेंटर से लेता हूं। तो पोल्स को मैं इमेजिन कर रहा हूं कि पोल्स जो है ऑप्टिकल सेंटर के बहुत पास में है, जिससे कि अगर मैं डिस्टेंस पोल से लूं तो वो एज गुड एज द डिस्टेंस वी आर टेकिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सो दिस इज द assumption, the lens should be thin. Why they should be thin? So that P1 and P2 are very close to the ऑप्टिकल सेंटर। P1 और P2 जो है ऑप्टिकल सेंटर के बहुत पास में है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे डिस्टेंस चाहिए ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, बट एक्चुअली हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो पोल के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम पोल को इमेजिन कर रहे हैं कि बोथ दिस पोल्स आर अप्रोक्सीमेटली वेरी क्लोज टू द ऑप्टिकल सेंटर। ये क्लियर हो गई बात? नाउ अब हम चलते हैं टुवर्ड्स डिराइविंग द फॉर्मूला। ये assumptions आपको क्लियर है, लेंस मेकर का आपको बेसिक क्लियर हो गया। अब हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। सो देखिए बच्चों, ये assumption बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम ये क्यों एज्यूम कर रहे हैं, क्या कारण है कि हमें इसी तरीके के assumptions लेने हैं। तो जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये assumptions लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना फॉर्मूला डिराइव नहीं होता। ऑलराइट, नाउ we are discussing the case lens maker formula for a convex lens. Okay, convex lens का हम lens maker formula देख रहे हैं। ये convex lens है, आपको पता है इसमें दो सरफेसेस है, पहला सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है। यहां मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है प्रिंसिपल एक्सिस पे। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, यहां से ये रे जा रही है, इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे गिरी, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। अब ये जो मीडियम है ये है रेरर, ये रेरर मीडियम है, ये है लेंस। तो लेंस को हम लोग मान के चल रहे हैं कि इट इज डेंसर। ऑलराइट, तो रेरर से डेंसर में जा रहा है। तो सबसे पहले इस वाली साइड को हमें देखना है, तो इसी का जूम करके मैंने यहां बना दिया। अभी आप ये वाली सरफेस भूल जाइए, बहुत ध्यान से सुनना। ये सरफेस अभी आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए। आपके पास में कौन सी सरफेस है? ये वाली सरफेस। तो ये सरफेस मैंने कैसे बनाई है? इधर ये बना दी। ऑलराइट, यहां तक समझ आ गया? अब देखो, ऑब्जेक्ट से रे चली, ये चली और इस पॉइंट पे गिरी, ये रहा वो पॉइंट। इस पॉइंट पे गिरने पर रेरर से इसको डेंसर में जाना है। तो नॉर्मल कहां है? नॉर्मल ये रहा। नॉर्मल जहां मिलेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां। दोनों डायग्राम एक साथ में हम चलते जा रहे हैं। यहां चले ये नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये चले नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, टुवर्ड्स द नॉर्मल इट शुड बेंड बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर। तो ये नॉर्मल की तरफ आएगी। तो सपोज करो ये इस तरफ जा रही थी, अब ये बैंड होकर के इस तरफ आ गई। तो रे कहां जाके मिलेगी? इस जगह पे जाके मिलेगी। तो इमेज कहां फॉर्म होगी? इस जगह पे फॉर्म होगी। ये बात क्लियर हो गई? यहां से यूं चली, बैंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, इमेज यहां फॉर्म हो गई। कैसी इमेज फॉर्म हुई? रियल इमेज फॉर्म हो गई। तो इसको मैंने कैसे शो किया? ये जा रही है, अब ये बैंड हो गई। अभी इस वाली सरफेस को 2 मिनट के लिए भूल जाना है। तो ये कैसे जाएगी? ये जाएगी स्ट्रेट और यहां जाके इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये रही इमेज। यहां तक क्लियर है? बट वी नो दैट दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी वहां है। अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होती तो मेरी इमेज इस तरीके से फॉर्म होती। पर
बीच में एक दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वो सरफेस कौन सी है? ये वाली। इसको मैंने यहां दिखाया है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां तक क्लियर है? तो ये जो रे आ रही है, ध्यान से सुनना, ये जो रे जा रही थी वो यहां से लेकर के यहां तक डेंसर के अंदर है, यानी यहां से लेके करीब करीब इस जगह तक डेंसर के अंदर है और वो इस तरीके से चल रही है। अब यहां तक डेंसर खत्म हो जाता है, इस जगह पे डेंसर खत्म हो गया, वापस रे को बाहर निकलना है और रेरर में जाना है। डेंसर यहीं खत्म हो जा रहा है, डेंसर अगर यहां तक होता तो यहां इमेज बन जाती, पर डेंसर तो यहीं खत्म हो गया, तो डेंसर मीडियम यहां खत्म हो गया मेरा। अब मुझे रेरर में जाना है, तो अब क्या करें? तो इधर से लेके इधर तक, यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक रे डेंसर में चल रही है। अब डेंसर टू रेरर वाला केस उठाना है मुझे। तो डेंसर टू रेरर कैसा था? ये हमने बनाया हुआ है, डेंसर से चल रही है, रेरर में जा रही है। तो इस वाली सरफेस के लिए, इस वाली सरफेस के लिए इसका नॉर्मल किधर होगा? ये जा रहा है नॉर्मल, तो ये N2 हो गया, तो ये नॉर्मल आपका N2। N2 किससे पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जैसे हमने देखा था N1 सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 से पास हो रहा था, वैसे ही N2 सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 से पास होगा, तो ये C2 से पास हो रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? अब when it is coming out of from a denser to a rarer, it will move away from the normal। तो ये क्या करता है? ये इस पाथ पे जा रहा था ना, ये जो पाथ दिख रहा है आपको, ये वही पाथ है, डॉटेड लाइन से दिखाया मैंने। ये ऐसे जाने की जगह इट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये और ज्यादा बेंड कर जाएगी और ये कहां जाके गिरेगी? आई पे। तो इस पॉइंट पे इस नॉर्मल से और दूर हो जाएगी, तो ये ऐसे जाना था इसको, पर ये और बैंड हो जाएगी और यहां जाके गिरेगी। तो फाइनली मुझे इमेज कहां मिली? फाइनली मुझे इमेज मिली आई पे, यहां पर मुझे इमेज मिली। अब दो चीज आपको समझ आ गई। पहला कि एक लेंस में दो जगह रिफ्रैक्शन होते हैं, क्योंकि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। पहला रिफ्रैक्शन इस तरीके से होता है जब रेरर से डेंसर में जा रहा है, दूसरा रिफ्रैक्शन इस तरीके से होता है जब डेंसर से रेरर में जा रही है। ये क्लियर हो गया? दूसरी बात, फर्स्ट वाले रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट हमारा ये है और इमेज यहां बन रही है। सेकेंड वाले रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट मुझे पता नहीं है कि कहां है, तो ऑब्जेक्ट, क्योंकि रे यूं आ रही है, ये जा रही थी रे, तो ये इंसिडेंट रे हो गई। सेकेंड वाले के लिए ये जो रे जा रही है ये इंसिडेंट रे होगी। पर अगर मैं इसको आगे फॉरवर्ड करूं तो प्रिंसिपल एक्सिस को ये छूती नहीं है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को छू नहीं पा रही। मैं चाह रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे हो, तो ऐसे बढ़ूंगा तो कभी ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं, तो मुझे इसको अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करना है। तो ये जो I1 दिख रहा है आपको, ये इमेजिनरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली में रेस कहां से आ रही है? इस जगह से, पर यहां ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, तो इसको मैंने अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिया। तो ये जो इमेज बनी है ये काम कर रही है एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। समझ आ रही है बात? ये फंडा है। तो ये जो रियल इमेज बनी है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। क्यों वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है? क्योंकि इमेज आ रही है इस डायरेक्शन से और यहां ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं बता पा रहा, तो मैंने उसको डॉटेड लाइन से आगे लेके गया हूं। तो यहां पर जो इमेजिन कर लो कि ये जो रे है वो इस जगह से आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहां पर है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रख पा रहा। तो इस तरीके का ऑब्जेक्ट जो कि आगे प्रोड्यूस करने से मिल रहा है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है। अभी तक हमने पढ़ा था वर्चुअल इमेज का। वर्चुअल इमेज क्या होती है? जब मैं इमेज को प्रोड्यूस करता हूं और प्रिंसिपल एक्सिस पे मिला रहा था। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा? जब मैं ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करूं और प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलाऊं। ये बात सबको क्लियर हो गई? अब ये मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहां पर इसको रिफ्रैक्शन हुआ
और ये आई पॉइंट पे मिला, तो ये रियल इमेज बनी। तो अब इसी वाले पार्ट को मैंने दो टुकड़ों में डाल दिया। पहला टुकड़ा क्या है जो मुझे बताता है रेरर टू डेंसर, सेकेंड वाले पार्ट में क्या हो रहा है, डेंसर से रेरर। बस इन दोनों को क्लब कर दो, ये आ जाएगा। अब दोनों के एक्सप्रेशंस मुझे मालूम है, फॉर्मूला मुझे मालूम है। ओके, सो नाउ इधर देखो, सबसे पहले मैं बात करूं रेरर टू डेंसर, रेरर टू डेंसर। ऑलराइट, ऑब्जेक्ट कहां है, रियल ऑब्जेक्ट है इसके लिए, तो ये जो डिस्टेंस है P1 टू A, P1 टू A, ये मेरी नेगेटिव साइड में है, P1 टू A मेरी नेगेटिव साइड में है। तो इस P1 टू A, दूसरी बात क्या है, P1 इज अप्रोचिंग O, P1 और P2 ये दोनों कहां कर रहे हैं, दे आर अप्रोचिंग द ऑप्टिकल सेंटर। सो P1A को मैं OA भी बोल सकता हूं, क्योंकि P1 O के बहुत पास में है, तो मैं इसको OA बोल सकता हूं। ये P1A को मैं OA के इक्वल मान रहा हूं। OA क्या है, OA है ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस। ऑलराइट, तो ये आ गई मेरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। राइट, नाउ सेकेंड बात, P1 से I1, P1 टू I1 ये मेरा है इमेज I1, ये मेरी है इमेज, कहां से, इमेज की डिस्टेंस पोल P1 से, पर P1 को मैं क्या मान रहा हूं, O के बराबर। सो इट विल बी इक्वल टू O I1। तो ये क्या है, इमेज की डिस्टेंस है। कौन सी इमेज की डिस्टेंस, कौन सी इमेज की डिस्टेंस, ये वाली इमेज I1 की डिस्टेंस। तो इसको मैं बोल दूं इट इज एक्चुअली द अपरेंट इमेज, एक्चुअल इमेज नहीं है, एक्चुअल इमेज कहां मिल रही है मुझे, यहां। तो ये जो I1 है ये क्या है, ये अपरेंट इमेज है, जो अगर ये सरफेस नहीं होती तो फॉर्म होती। तो मैं इसको बोल दूं इमेज कौन सी, अपरेंट इमेज, अपरेंट इमेज। तो लेट अस से इट इज गिवन बाय V1, ठीक है, ये V1 से डिनोटेड है, और कैसी V1, प्लस V1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं मान रहा हूं माइनस U, और ये है V1। नेक्स्ट, अगर अब मैं इसमें वो एक्सप्रेशन यूज करूं जो मैंने रेरर टू डेंसर में यूज किया था, तो वो क्या था एक्सप्रेशन, वो याद रखना है हमको। दैट वाज इक्वल टू, हम लोग यूज कर रहे हैं R2D। R2D के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, R2D के लिए हमारे लिए फॉर्मूला है N1 अपॉन माइनस U प्लस N2 अपॉन इमेज, इमेज क्या है V1, दिस इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, पर ये R एक्चुअली क्या होगा, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम P1 टू C, दैट इज R1 की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं इस जगह पे क्या लिख दूं, R1। यहां तक क्लियर हो गया। ऑलराइट, तो अब हम देख लेते हैं डेंसर टू रेरर केस। सो डेंसर टू रेरर ये वाला केस है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली में अपरेंट इमेज जो फॉर्म हुई थी वही मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मैं ये बोल दूं ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो इक्वल होगा ये जो इमेज फॉर्म हुई थी अपरेंट के उसके बराबर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, V1, क्योंकि यही जो इमेज फॉर्म हुई है वही ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये जो अपरेंट इमेज फॉर्म हुई थी वो मेरा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू V1, और V1 क्या है एक्चुअली, P2I1, P2I1। बट मुझे मालूम है P2 दोनों सब किसके पास में, ऑप्टिकल सेंटर के, तो मैं इसको OI1 भी बोल सकता हूं। यहां तक क्लियर, ये क्रक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अपरेंट इमेज इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बस और कुछ नहीं। दूसरा, इमेज कहां फॉर्म हो रही है, अब जो मैं इमेज बोल रहा हूं वो रियल इमेज है, क्योंकि यही मेरी एक्चुअल इमेज है जो कि मुझे यहां मिल रही है। तो इमेज कहां है, P2 से I, सो इट इज इक्वल टू P2I, जिसको मैं O से I भी बोलता हूं क्योंकि P2 O को अप्रोच कर रही है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस,
तो इसको मैं v मान लेता हूं, दैट इज रियल इमेज की जो डिस्टेंस है ये v है। तो v क्या है? v है यहां से लेके यहां तक का। u क्या था? यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस था उसको मैंने u लिया था माइनस u। इमेजिन है ये किया था ना हमने, ऑब्जेक्ट यहां था तो ये माइनस u। r2 क्या है? r2 है सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, और ये भी माइनस लूंगा क्योंकि नेक्स्ट साइड में है, और ये है मेरे पास में r1। ऑलराइट, तो ये r1 ये r2। अब बच्चों ये जो फॉर्मूला आया था, इस फॉर्मूले में हमने ऑलरेडी माइनस और प्लस साइन ध्यान में रख करके ही ये फॉर्मूला बनाया है। तो इस फॉर्मूले में कहीं प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट नोट याद रखना, एग्जाम में गलती हम यही करते हैं कि अभी हमने माइनस यू ले लिया, माइनस ये हमारे सुविधा के लिए हमने बताया है कि ये किया तो ये फॉर्मूला आया, पर ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लिखा है। दोबारा से डिराइव करोगे तो ये आएगा। उस केस में मुझे माइनस यू और माइनस r2 सब लेना है। फॉर्मूला में अगर डायरेक्ट यूज कर रहा हूं तो वो फॉर्मूले में हम लोग माइनस साइन ऑलरेडी इनकलकेट कर चुके हैं, तभी ये फॉर्मूला आया है। ऑलराइट, अब आगे बढ़े। d2r के लिए अगर हम चलते हैं तो d2r के लिए फॉर्मूला क्या था? डेंसर टू रेरर। ये रेरर साइड है, ये डेंसर साइड है। तो डेंसर टू रेरर में मैंने बताया था u को v से रिप्लेस कर दो, और सेम फॉर्मूला है। तो n1 अपॉन माइनस v प्लस n2 अपॉन u, पर u किसके इक्वल है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी ना, तो इधर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किसके इक्वल है? v1 के। तो n2 अपॉन v1, दिस इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1। यहां था, यहां क्या है? r2। बस हो गया, अब हमारा काम हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से लेंस मेकर फॉर्मूला हमारा निकल के सामने आ जाएगा। सो आगे बढ़े। ऑलराइट, ये मैं रब कर देता हूं। ओके, तो देखो बच्चों, कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अब इधर देखो, बहुत सिंपल से है। n2 अपॉन v1, n2 अपॉन v1 प्लस v1 क्या है? v1 है एपेरेंट इमेज, कोई काम की चीज नहीं है क्योंकि ये एक्चुअल में फॉर्म नहीं होती। ये इन बिटवीन का प्रोसेस मैंने समझाने के लिए आपको समझाया। तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो इसको अगर मुझे रिमूव करना है इन दोनों इक्वेशन से, तो क्या करूं? 1 में से 2 माइनस कर दो, तो 1 माइनस 2 कर दो, तो 1 माइनस 2 कर देते हैं। 1 माइनस 2, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर दो। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा मेरे पास में n1 अपॉन माइनस u, ये रहा, प्लस n2 अपॉन v1। माइनस करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मुझे ये क्या मिलेगा? प्लस का, ये प्लस हो जाएगा। माइनस कर रहा हूं ना, ये टोटल माइनस कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। सो n1 अपॉन v इक्वल्स टू, ये वाली साइड में चल रहा हूं, n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस ये वाला साइड n2 माइनस n1 अपॉन, ये हटा देते हैं, ये लो, ये हटा दिया हमने, डिवाइडेड बाय r2। ये हो गया मेरे पास, ठीक है। ऑलराइट, अब इधर देखो, ये रब कर दूं, राइट, तो हमको जगह मिल जाएगी थोड़ी, और लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। बस अब देखो इधर n1 कॉमन ले लूं, सो ये n1 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा? 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन v इक्वल्स टू n2 माइनस n1 कॉमन, n2 माइनस n1 कॉमन, पीछे क्या बचा? 1 अपॉन r1, 1 अपॉन r2। हो गया। ये n1 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा, ये n1 को मैं इस तरफ ला रहा हूं, डिवाइडेड बाय n1 डिवाइडेड बाय n1। तो n2 अपॉन n1, लेट अस से दैट n2 अपॉन n1, ये इक्वल लिख रहा हूं मैं n के,
N2 upon N1 क्या है? Relative refractive index of N2 with respect to 1. So it is given by N. So N2 upon N1, in place of this N2 upon N1 I am writing N. N1 और N1 कैंसिल होके क्या बचेगा? 1. तो N minus 1. पीछे क्या बचा? 1 upon R1 minus 1 upon R2. This is equal to what? This is equal to 1 upon V माइनस बोल दो 1 upon U. So ये जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूले में अब मुझे फोकल लेंथ को लेके आना है, क्योंकि मुझे फोकल लेंथ लाना था. तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, इसको फॉर्मूला नंबर 3 बोल दो. कई बार आपके क्वेश्चंस आते हैं VU और R1 R2 के अंदर, तब ये फॉर्मूला यूज कर लोगे लेंस का. अब देखो, व्हेन U is at infinity, याद करो क्लास 10th, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इमेज कहां बनी थी? इमेज वाज एट फोकल लेंथ. याद आ रहा है? जब इस तरीके से था, ऑब्जेक्ट हमारा कहां था? इंफिनिटी पे था, तो हमारी इमेज कहां फॉर्म हुई थी? फोकस पे फॉर्म हुई थी. याद आया? क्लास 10th. तो V is at focal length. Right? When it is at focal length, when the object is at infinity, when the object is at infinity, V is at focal length. तब उस केस में मैं V की जगह पे क्या रख सकता हूं? F, क्योंकि फोकल लेंथ वही फॉर्म हुई है. V is at F, तो V मेरा क्या बन जाएगा? F. दूसरा U, 1 upon infinity का क्या होता है आंसर? 0. तो 1 upon F will be equal to N minus 1 upon R1 minus 1 upon R2. ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला मेरा कहलाता है लेंस मेकर फॉर्मूला. तो बच्चों, आज के लिए इतना ही. अगली क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे. तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड